हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगी एलोकेशन अपॉर्चनमेंट वाला चैप्टर। इसमें मैं पूरा कवर करा दूंगी आपको रिवीजन के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके नियर है। तो देखिए, ऊपर वाला पढ़ने से पहले आपको पहले इसके तीन के मतलब एक समझने पड़ेगी, फिर आपको ऊपर वाला पैराग्राफ समझ आ जाएगा। तो देखिए, कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है। कॉस्ट एलोकेशन होता है कि आप जो खर्चा, यहाँ पे खर्चा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कॉस्ट अकाउंट की बुक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे खर्चा कह रही हूँ बच्चों। जो जो खर्चा डायरेक्टली रिलेट करता हो किसी डिपार्टमेंट से, जैसे आपकी कोई भी एक आप किसी इंडस्ट्री में या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बनाती है बेसिकली सीडी। ऐसे आपके इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में ना डिपार्टमेंट बने हुए हैं, परचेज हो गया, सेल हो गया, सेक्टर सेक्टर अदर डिपार्टमेंट्स हो गए। जो खर्चा जिस नेचर का है ना, उस डिपार्टमेंट में हम डाल देते हैं। जो हमें पता चल रहा है कि नहीं, हमने कोई चीज़ परचेज़ किया तो वो ए डिपार्टमेंट, हमने कोई चीज़ बेची है तो वो बी डिपार्टमेंट से है। जो हमें डायरेक्टली खर्चा पता चल रहा है ना कि वो ए से रिलेट करती है, बी से रिलेट करती है, सी से रिलेट करती है, जो चीज़ हमें डायरेक्टली पता चल रही है ना, जो चीज़ हमें डायरेक्टली पता चल रही है, वो कॉस्ट एलोकेशन होता है। ओके। सेकंड, कॉस्ट अपॉर्चनमेंट। कॉस्ट अपॉर्चनमेंट होता है जो हमें डायरेक्टली नहीं पता चला, जो साफ साफ हमें नहीं दिख रहा कि इस नेचर का खर्चा और ये ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है। तो उसको, उस खर्चे को ना हम सब में डिवाइड कर देते हैं इक्वल प्रोपोर्शन रेशियो से। ठीक है। जैसे कि आप फ्यूल देख लो, फ्यूल जनरेटर में डालने वाला एक के लिए थोड़ा पूरी फैक्ट्री का जनरेटर से कनेक्ट ना, पूरी फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का वो उठा रही है ना जनरेटर के थ्रू। तो एक में क्यों डिवाइड होगा, तो सब में डिवाइड होगा इक्वल प्रोपोर्शन से। ओके। और ओवरहेड प्रोपोर्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ओवरहेड प्रोपोर्शन, सॉरी, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन मतलब ये होता है, जो ये ना वैसे स्टेप बाय स्टेप है, यहाँ पे कह नहीं रखा है, बट स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर आप कोई खर्चा होता है, पहले आपको जो मोटा मोटा दिख रहा होता है कि नहीं ये परचेज से है, ये सेल से है, हम पहले फटाफट लिख लेते हैं ना जब जनरल के अकाउंट बनाते हैं। सेम वैसा ही है यहाँ पे भी। तो पहले हम मोटा मोटा लिख लेते हैं जो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है इस डिपार्टमेंट से है, फिर बाद में हम कुछ जो हमें दिख रहा है कि नहीं ये डिवाइड करने वाले खर्चे हैं, हम बाद में वो कर देते हैं। उसके बाद कुछ खर्चे होते हैं ना बड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं कि नहीं क्या करें, जो कुछ बच जाते हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे 1000 2000 के ऐसे कुछ खर्चे रह जाते हैं, 100 200 ऐसे। तो बाद में ये लास्ट स्टेप आता है, ये दो स्टेप करने के बाद जो थोड़े बहुत खर्चे बच जाते हैं ना, उसको बाद में ना ये भी डिवाइड ही होते हैं, जैसे ये डिवाइड होते हैं ना। लेकिन ये हमें पता होता है डिवाइड करने हैं, ये खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता डिवाइड करने हैं, क्या करना है फिर, बट हम ना उसको सब में बांट देते हैं, खर्चा तो हुआ है इसीलिए। आई होप आपको तीनों मीनिंग क्लियर होगी। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एलोकेशन मतलब डायरेक्टली रिलेट करता हो कोस्ट सेंटर। यहाँ पे डिपार्टमेंट मतलब कोस्ट सेंटर का आगे, कोस्ट के लैंग्वेज में सेंटर मतलब ये सेंटर है, ये कोस्ट का परचेज का कोस्ट सेंटर का ये है। ओके। कोस्ट अपोर्शनमेंट जो डिवाइड हो, और ये आफ्टर इसके आता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन एंड एलोकेट पर्टिकुलर कोर्स सेंटर कोर्स यूनिट। आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ आए होंगे। और यही सेम चीज़ बच्चों यहाँ पर डिफरेंस के अंदर लिखी हुई है। मैं आपको भी मेरा गला ख़राब है। यही सेम चीज़ ना अभी मैं आपको पढ़वा देती हूँ पीछे से। देखिए, वही सेम थिंग है बच्चों जो मैंने भी आपको ऊपर बताई डिफरेंस के बीच में। एलोकेशन ऑफ ए कोस्ट सेंटर इज द प्रोसेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर whole item to the cost center or cost unit, whereas the proportionment of overhead the process involve the process of। देखो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ये कह रहे हैं जो प्रोसेस है कोस्ट सेंटर से जो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर होल आइटम ऑफ कोस्ट सेंटर टू, जो होल आइटम मतलब जो एक साथ हमें पता चल रहा है ये वाला खर्चा इससे है, उसे एलोकेशन ऑफ कोस्ट कहते हैं। ओके। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड इन्वॉल्व द अपोर्शनमेंट अब क्या इन्वॉल्व करता है नेक्स्ट पेज पे देख। अब देखिए,
यहाँ पे क्या कह रहा है, चार्जिंग ओवरहेड टू ए कोस्ट सेंटर इन द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन मीन बच्चों डिवाइड करना, जो हमें स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में हम उसको बांट देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड टेक प्लेस ओनली आफ्टर द। मैंने अभी आपको कहा नहीं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ये। ओनली आफ्टर बाय द, इसके बाद जो खर्चे रह जाते हैं ना, वो एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट स्टेप पे आता है। आफ्टर, इसके बाद आता है जो खर्चे रिमेनिंग रह जाते हैं ना, उसके बाद जो खर्चे रह जाते हैं ना, फिर एब्जॉर्प्शन उसको इक्वल प्रोपोर्शन में वो डिवाइड कर देता है। होप सो आपको ये मीनिंग क्लियर होगा, क्योंकि मीनिंग अच्छे से समझ आता है तभी हम आगे चैप्टर में खुद थोड़ा लिख सकते हैं। आगे वाला मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगी बच्चों के। और अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है कि कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है, क्या होता है। और यहाँ पे बेसिकली यही क्या है वो कि सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तभी हमने ये 3 एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन वाले मेथड देख के फाइंड आउट करे, और जिसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी डिस्ट्रीब्यूट करने में, कि हमें पता कैसे चलेगा हम इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हुआ है। इसमें यही लिखा हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास ये बुक नहीं है, और एक भाई बस रीड कर लेना। और मैंने जो पढ़ाया है ना, बस वही लिखा है इसमें, जो वो मीनिंग है। मतलब यहाँ पे ये लिख दे कि ये क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, डिफ़िकल्टी नहीं आई, मतलब यहाँ पे लिखा है कि डिफ़िकल्टी हमें कितनी हुई कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो हमने एलोकेशन किया जो हमें डायरेक्टली रिलेट करता है, ये चीज़ लिखी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए आगे। अब नेक्स्ट आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करा, वही लिख लेना। ओके, ये फाइनल स्टेप पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान, हम ये फाइनल स्टेप पे आता है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट करते हैं ना, तो लास्ट स्टेप है। ओके, अब इसके आगे अंदर ना ये आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड। ये वैसे आता नहीं है, बट मीनिंग के अंदर जैसे आ जाता है कि 2 नंबर के अंदर, या जैसे भी है 4 नंबर के 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिखे। तब हम यहाँ पे इतना लंबा तो आप लिख नहीं पाओगे, तो यहाँ पे आप पहले मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, डेफिनेशन जिससे याद होती है कर लीजिए, नहीं है एक दिन पहले बुक उठा के याद कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना मीनिंग, डेफिनेशन, और आप वहाँ पे थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि तो आपके 4 नंबर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा, कि आपको फुल में से मतलब 2 में से 2, 4 में से 4 मिलने के पूरे वो चांसेस हो जाते हैं। ओके, हम एक एक करके करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड ना 3 उसमें डिवाइड है, एक्चुअल, प्री डिटरमाइंड और स्टैंडर्ड रेट। ये बहुत ईजी है, आप देखिए आगे। देखिए बच्चों, ये है फर्स्ट एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट का ना ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको ये ऊपर यही चीज़ एक्सप्लेन है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है और बस फॉर्मूला याद करके एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप डेफिनेशन में लिख रहे हो तो, अगर ये आपको डेफिनेशन में मीनिंग लिख रहे हो तो फॉर्मूला बस हाईलाइट कर देना है सफिशिएंट, और ये एक्सप्लेन कर देना ऊपर। जैसे इसने लिखा हुआ है कि एक्चुअल रेट ये होता है डिवाइड बाय अपॉन क्वांटिटी ऑफ फ्लान डिमांड, ऐसे लिख देना, ठीक है। और अगर वैसे पूछता है ये, तो आपको एक्सप्लेन करने की नीड है। यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज लिखी हुई है, इतना हेल्पफुल है, इतना काम का नहीं है फॉर्मूला। इज नॉट मच हेल्पफुल एक्चुअल रेट एज सर्टेन आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। अगर कोई चीज़ अकाउंटिंग पीरियड के अंदर नहीं, कुछ काम ऐसे बिजनेस होते हैं सीजनल होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, तो ये ना फॉर्मूला वहाँ पे मतलब ये फॉर्मूला वहाँ पे एक्चुअल रेट काम नहीं आएगी। ये डिले कर देती है फाइंडिंग आउट में करंट प्रोडक्शन को, ये डिले कर देती है, इसकी ना वाइड फ्लक्चुएशंस होती है। दीज आर द डिसएडवांटेज, तो याद कर लेना, लिख लो अपनी पेंसिल से बुक के अंदर ही। ओके, दीज आइटम नोट यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर ऑल ओवर अकाउंटिंग पीरियड। ये हर तरफ अकाउंटिंग पीरियड में स्प्रेड नहीं है, ये थोड़े बहुत ही है। जैसे रिपेयर हो गया, अकाउंटिंग ओवर टाइम प्रीमियम हो गया, लीव पे हो गई, हर तरफ नहीं मिली जाती, ये ओनली पीरियोडिकली होती है। जैसे कुछ टाइम के लिए ही होती है।
कि इंश्योरेंस प्रीमियम हो गए, टैक्सेस हो गए, तो ये वो चीज़ होगी। नेक्स्ट आती है प्री डिटरमाइंड रेट। इसमें सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना, नथिंग, और बस इसको एक्सप्लेन कर देना। इको किसी के पास हो तो बस उसको एक्सप्लेन कर देना कैसे, और एक बार बस ये यहाँ से रीडिंग कर लेना और बस ये फॉर्मूला ही याद कर लेना, सफिशिएंट है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है मेरा। सेम थिंग, फॉर्मूला याद करना। और आगे है ब्लैंकेट एंड मल्टीपल रेट। दीज आर द टू टर्म्स रिलेशन टू ए ओवरहेड रेट। ये दो टर्म है जो ओवरहेड से रिलेट करती है। ब्लैंकेट सिंगल और मल्टीपल। जो एक रेट है और मल्टीपल तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारी रेट है। सिंगल रेट में बच्चों ये होता है, जो जैसे ब्लैंकेट रेट कहा गया है यहाँ पे, सिंगल रेट में होता है जो एक रेट है ना आपके पूरे टोटल ओवरहेड को ना डिवाइड करती है उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बेस के, ठीक है। और मल्टीपल है हर स्पेसिफिक सर्विस डिपार्टमेंट को सेंटर का ना अलग एक स्पेसिफिक रेट है। देखिए जो डायरेक्ट मटेरियल और कॉस्ट मेथड है ना, यहाँ पे मतलब एक ये सिंपल मेथड होता है, और इट द टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड ऑफ ए डिपार्टमेंट आर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। जो टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो डिवाइड बाय किससे, टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से। आप अपनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मेथड बनता है, और ये फॉर्मूला है इसी का। ओके, इतना खास नहीं है, बस इतना एक्सप्लेन कर दीजिए, और एग्जांपल एक बार रीड कर लेना और अपने आप से खुद ही बना लेना। ओके, नेक्स्ट आता है डायरेक्ट वेज मेथड। डायरेक्ट वेज मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगता है, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला बच्चे याद कराने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता, फॉर्मूला नहीं है, ये सेम ही है आगे के, ये चीज़ें ना सेम है, बस आपको ना यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा। जैसे अब ये डायरेक्ट वेज आ गया यहाँ पे, ऐसे ही आगे आर का वो है, यहाँ पे लेबर आर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ना थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। आप एक अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी आप ना माइंड में समझ लेना और आपको सारे याद हो जाएंगे। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ना ये मेथड भी बहुत सिंपल है और मोर अपीलिंग है देन ने जब ये आपने मटेरियल कॉस्ट मेथड अभी आगे फर्स्ट पढ़ा ना उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती मटेरियल प्राइस में, और ये ना अट्रैक्टिव इम्पॉर्टेंस टाइम फैक्टर के लिए भी है, तो इसीलिए ये इसके एडवांटेज है। और यहाँ पे देखिए गुड क्यों है, वेयर द वर्कर आर ए सेम एंड इक्वल एफिशिएंसी, सबकी सेम और इक्वल एफिशिएंसी है। रेट वेज आर सेम, सबकी रेट वेज सेम है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सी ना, तो यहाँ पे सेम है, और सिमिलर नेचर का वर्क है यहाँ पे, और मशीन आर नेग्लिजिबल। ओके, और ये मेथड है, इतना ही कर लीजिएगा एक बार ये रीड ज़रूर कर लेना। ये मैंने क्या कहा है, आप ये रीड ज़रूर कर लेना, मैंने नहीं कराया इसका मतलब ये नहीं, ये आप रीड ज़रूर करोगे, छोड़ के मत जाना। अगला आता है डायरेक्ट लेबर आर मेथड। हाँ एक चीज़ और, ये मेरी बुक में ना सिर्फ एब्जॉर्प्शन के मेथड है, और बाकी दोनों एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट के भी मेथड है, और अक्सर 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 पूछे जाते हैं, तो ना कर लेना। मेरी बुक में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगी वो, अगर किसी के पास हो तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ क्रिएट करके ऐड कर देना, मैं पढ़ा दूँगी, लेकिन मेरी बुक में नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। तो देखिए आगे है डायरेक्ट लेबर आर मेथड। मैंने अभी आपको कहा था ना डायरेक्ट लेबर आर, यहाँ पे बस ये कर देगा, और ये बजटरी पीछे वाला सेम है ना, ये ऊपर वाला, और यहाँ पे उसने नीचे क्या कर दिया, लेबर आर अवेलेबल, ऊपर वाला सेम करके नीचे वाला ऐसे ही करना है। तो एक अच्छे से याद कर लेना, बाकी सारे बच्चे अच्छे से याद हो जाएंगे आपके फॉर्मूले। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ना ये कह रहा है कि जो मेथड है ना, सारे जो डिफेक्ट्स थे ना डायरेक्ट वे, जब भी आपने ऊपर पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप ना, जो मेथड पढ़ते जा रहे हैं ना दूसरे से बेटर निकल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, टोटल आर काउंट करेगा जो वर्कर ने काम करा है
स्पेसिफिक पीरियड में उन्होंने कितना काम करा वो देखा जाएगा, कितने घंटे लगा कर। ये इसका फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे ना वो एक स्पेसिफिक बात कह रहा है कि ये ना फुल कंसिडरेशन कर रहा है, डिफरेंस इन वेज रेट डज नॉट अफेक्टेड। जो वेज रेट है ना इनमें अफेक्ट नहीं करेगी। अभी ऊपर कहा ना यहाँ पे ये डिफेक्ट उसके रिमूव करा, जो उसकी कमियाँ थी वो यहाँ पे पूरी हो रही है। और ये सिर्फ ना लेबर के काम को गिनेगा, मशीन के काम को नहीं गिनेगा ये मेथड। जितनी देर लेबर ने काम करा वो देखेगा और मशीन के मेथड नहीं काउंट करेगा। इसके लिए एक अलग मेथड है मशीन का, वो भी अभी आगे आएगा, देखना। देखिए नेक्स्ट मेथड है प्राइम कॉस्ट मेथड। ये एग्रीगेट किसका है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का कम्बिनेशन है। ये डिवाइड किसके बाय प्राइम कॉस्ट से, प्राइम कॉस्ट से डिवाइड हो रहा है, प्राइम कॉस्ट से डिवाइड हो रहा है। वी गेट ए ओवर रेट, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें रेट ही मिलेगी। ओके, ये फॉर्मूला आपको नीचे एक्सप्रेस यहाँ पे बताया हुआ है क्या है। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द बजटरी पीरियड, एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट फॉर नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, इनके अंदर ना एक ड्रॉबैक है, पता है क्या? ये सिंपल मेथड तो है ही है, ये सिंपल मेथड तो है ही है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है इसके अंदर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की। क्यों? इसका कम्बिनेशन है, ये एग्रीगेशन है, तो इसलिए उसके साथ साथ उसकी ड्रॉबैक भी तो आएगी, तो इसमें ये प्रॉब्लम भी है। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये द प्राइम कॉस्ट इज ए गुड वेयर। प्राइम कॉस्ट कहाँ पे गुड है? द रेशो, द रेशो ऑफ मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल से लेकर डायरेक्ट लेबर की जॉब तक सेम रेशो बिटवीन देम आर डिपार्टमेंट, फॉर द डिपार्टमेंट। अगर डायरेक्ट मटेरियल से डायरेक्ट लेबर तक सेम रेशो में, तब ये गुड है आपके लिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और यूनिफॉर्म टाइप, अगर आप स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म आपका प्रोड्यूस करने का सेम है, तब ये गुड है। यूज ऑफ मशीन नोट द प्रीडोमिनेटेड, यूज ऑफ मशीन और प्रीडोमिनेटेड नहीं होगा, तब ये गुड है आपके लिए प्राइम कॉस्ट यूज़ करना आपके बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है मशीन लेबर रेट। मतलब जैसे आपने पहले वो पढ़ा ना, आर्ली लेबर कितनी देर काम करते हैं, यहाँ पे अब आएगी मशीन कितनी देर काम करते हैं, वो कैलकुलेट करेगी। This method is applied where machines are mainly a produce activity because the machine overhead is basically nature related to use of machine। मतलब आप जितनी देर काम मशीन काम करेगी ना, वो इतनी देर काम करेगी। ये मशीन 1 घंटे में, इस घंटे में कितना आपको दे रही है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी एक्सप्लेन है। Various item overhead apportionated and the overhead of cost achieved by each machine and divided by the working hour। जितना उसने each मिनट में वो करा है और वर्क आवर से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है कंबाइन मशीन है। अब यहाँ पे ना लेबर और दोनों का काम देखेगा वो। नेक्स्ट मेथड कंबाइन मशीनर और डायरेक्ट, दोनों ने मिलकर क्या काम करा। मशीन अकेले तो चल नहीं सकती, लेबर को लेके ही चलती है, लेबर ही काम करता है तभी। और इसमें दोनों को मेथड को एक्सप्लेन करा हुआ है कि दोनों काम करेंगे, दोनों को मिलकर कितना प्रोड्यूस करा और क्या रेट निकल के आई। ये लास्ट मेथड है बच्चों कि प्रोडक्ट यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है? ये ना सिंपल मेथड होता है, सारे मेथडों से लेके। और ब्लैंकेट ओवरहेड रेट होता है ये। मतलब ब्लैंकेट मतलब आपने सिंगल पढ़ा था ना, वैसी ही चीज़ यहाँ पे है। ये ना सिमिलर नेचर के, ये गुड किसके लिए? अगर आप यूनिफॉर्म साइज है आपकी, मतलब एक ही आप काम कर रहे हो, एक ही चीज़ बना रहे हो। जैसे आपको पेन बनाने हैं, 5 रुपये वाला पेन आपको मिला, एक ही कंपनी का है, कोई भी लगा लो, एल्कोस का लगा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी एक पेन लगा लो। आपको सेम ही क्वांटिटी, सेम ही स्टैंडर्ड, सेम ही सब कुछ प्रोड्यूस करना है ना, तब ये मेथड आपके लिए एप्लीकेबल है। आप सेम नेचर का, सेम साइज, सेम क्वालिटी का प्रोड्यूस करो, तब आपके लिए बेनिफिशियल है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड इसे कहा जाता है। दिस इज मेथड इज एप्लीकेबल इन माइनिंग, माइनिंग के लिए भी है, आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ब्रिक मेकिंग के लिए सेक्टर, या आप उसको के लिए भी आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं आपको एलोकेशन और अपॉर्चुनिटी के नहीं पढ़ा पे, अगर किसी के पास है
अभी वैसे मैं सर्च कर ही रही हूँ, मिल गए तो मैं आपको पढ़ा दूँगी। अगर किसी और के पास है तो डिस्क्रिप्शन में एक PDF क्रिएट करके लिंक ऐड कर दीजिए, मैं पढ़ा दूँगी। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना।